हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने के करीब पहुंचा भारत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से महाराष्ट्र के लोगों के लिए, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन की रफ्तार तो दी ही है, उसके साथ स्वदेशी बुलेट ट्रेन जिसे बोला जाता है वंदे भारत 2.0, उसकी भी सौगात नवरात्रि के 5वें दिन यानी पूजा अर्चना के साथ दे दी है। गांधीनगर से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और अगले कुछ दिनों में राज्य में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो ये एक तरीके से चुनावी माहौल में एक सौगात मानी जा रही है। इसमें गुजरात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। देखिए, देश की जो पहली बुलेट ट्रेन चलनी है वो भी इन्हीं दोनों राज्यों में चलनी है, यानी गुजरात और महाराष्ट्र की राजधानियों के बीच चलनी है और इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। हालांकि इसकी तैयारियों में कुछ ब्रेक इसलिए लग गया था, जब उद्धव गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने जमीन अधिग्रहण वाली पॉलिसी पर रोक लगा दी थी, इसलिए ये पूरी परियोजना लेट हो गई। उसके बाद जब शिंदे गुट आया है तब से अब अधिग्रहण तेज हुआ है और कार्य में भी काफी तेजी आई है और इसे जल्द ही पूरा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को जन्म देने और गर्भपात को लेकर ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इसके तहत सभी महिलाओं को गर्भपात करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा कि विवाहिता और अविवाहिता सभी महिलाओं को कानून सम्मत तरीके से 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म की परिभाषा में वैवाहिक दुष्कर्म भी शामिल है। यह फैसला जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ए.एस. बोपन्ना और जे.बी. पांडोवाला की पीठ ने एक अविवाहिता महिला की याचिका पर सुनाई है। अब इसमें ये पूरा मामला क्या है, देखिए 25 वर्षीय एक अविवाहिता महिला थी, उन्होंने गर्भपात की अनुमति मांगी थी 24 सप्ताह पूरे होने पर, और वो 24 सप्ताह पूरे हो रहे थे जुलाई में। लेकिन 15 जुलाई को जब 24 सप्ताह पूरे हो रहे थे, हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी और उन्होंने फिर ये केस, यानी कि महिला ये केस सुप्रीम कोर्ट ले गई और जो ये फैसला आया है उन्हीं के पक्ष में आया है और ये एक कानून भी बन गया है। अब इसमें जो गर्भपात के लिए महिला की सहमति ही पर्याप्त है। देखिए, अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई कानूनी अड़चन आती है, लेकिन अगर महिला गर्भपात के लिए तैयार है तो उसे गर्भपात की अनुमति दी जाएगी। इसमें कोर्ट ने विवाहित महिलाओं को कानूनी गर्भपात का अधिकार होने की बात मान लेना, इस रूढ़िवादी सोच को मानना होगा कि सिर्फ विवाहित महिलाएं यौन गतिविधियों में लिप्त होती हैं। विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच यह कृत्रिम भेद संवैधानिक कसौटी पर नहीं टिकता है। और इसमें दुष्कर्म की भी व्याख्या की गई है कि अगर, देखिए अभी तक क्या होता है कि जो वैवाहिक जीवन के बाद जितने भी केस आते हैं उसको कोर्ट नदारद करता था, लेकिन अब उसको भी वैवाहिक दुष्कर्म के श्रेणी में माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि वरिष्ठ नागरिकों को जमा स्कीम पर ब्याज दर। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर अगले 3 महीने के लिए ब्याज दर में 0.2% की वृद्धि की है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दरों की हर 3 महीने में समीक्षा होती है। सरकार ने 12 छोटी बचत योजनाओं में से 5 पर भी ब्याज दरों में वृद्धि की है। इनमें डाकघर की 2 वर्ष 3 वर्ष की सावधि जमाएं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, मासिक आय खाता योजना और किसान विकास पत्र शामिल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कि अब ज्यादा सुरक्षित होगा आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा। कई बार ऐसी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं कि किसी ऐप के सर्वर पर साइबर हमले में उसके ग्राहकों का क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड से जुड़ा डाटा लिंक हो गया है। इसकी आशंका से कई लोग ऑनलाइन पेमेंट के दौरान संबंधित ऐप पर अपना डाटा सेव नहीं करते हैं। इससे उन्हें हर बार पेमेंट करते समय कार्ड की पूरी डिटेल डालनी पड़ती है। 1 अक्टूबर से आपकी यह चिंता दूर हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने पेमेंट गेटवे और ऐप्स के लिए अनिवार्य टोकनाइजेशन की व्यवस्था लागू कर दी है। 1 अक्टूबर से यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इस व्यवस्था से किसी पेमेंट गेटवे या ऐप के
रास्ते क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डाटा में सेंध लगाना असंभव नहीं रह जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट बढ़ने से साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े हैं। रिजर्व बैंक धोखाधड़ी के ऐसे मामले पर लगाम के लिए लगातार प्रयासरत है। पिछले साल केंद्रीय बैंक ने कार्ड पेमेंट के मामले में टोकनाइजेशन व्यवस्था की घोषणा की थी। इस व्यवस्था के लिए कंपनी को कुछ समय चाहिए था, जिस कारण से इसकी अंतिम तारीख को 2 बार बढ़ाना पड़ा। अब लगभग हर पेमेंट गेटवे और ऐप ने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया है। अब ये नई व्यवस्था कैसे होगी? टोकनाइजेशन की व्यवस्था में ग्राहकों को ऊपरी तौर पर कोई बदलाव नहीं दिखेगा। बदलाव डाटा को सेव करने के तरीके में हुआ है। टोकनाइजेशन की व्यवस्था में जब हम सेव पर विकल्प चुनेंगे तब संबंधित बैंक एक टोकन जनरेट करेगा और हमारे कार्ड की डिटेल के बदले उस गेटवे या ऐप पर वही एनक्रिप्टेशन टोकन सेव होगा। उस टोकन का प्रयोग केवल वह गेटवे या ऐप ही संबंधित बैंक के माध्यम से कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सीबीआई का ऑपरेशन गरुड़, 175 गिरफ्तार। सीबीआई ने देशव्यापी अभियान चलाकर 175 ड्रग्स तस्करों को दबोचा है। जांच एजेंसी ने 127 नए मामले दर्ज किए हैं और भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया है। सीबीआई के नेतृत्व में इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से 8 राज्यों में चलाए गए इस अभियान को ऑपरेशन गरुड़ नाम दिया गया है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन गरुड़ ड्रग्स तस्करों के खिलाफ शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय अभियान है, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। भारत में 6,600 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई है और 175 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों में 6 भगोड़े व घोषित अपराधी हैं। ये जो छापेमारी की गई है वो जिन राज्यों में की गई है उनमें पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है, सीडीएस के तौर पर आज पदभार संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान शुक्रवार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर पदभार संभाल लेंगे। वह सैन्य मामलों के विभागों के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। वह जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति मामलों की समिति की मंजूरी के बाद सरकार की ओर से बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। पूर्व सीडीएस जनरल रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद बीते करीब 10 माह में यह पद खाली था। जनरल रावत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। व्हाट्सएप की निजता नीति पर सुप्रीम कोर्ट 17 जनवरी को करेगा सुनवाई। व्हाट्सएप की निजता नीति के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 17 जनवरी को सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर वह भारत में काम कर रही है तो उसे यहाँ का कानून मानना होगा। देश के उपयोगकर्ता से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कानून लाने वाली है विधेयक तैयार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 2 छात्रों ने याचिका दाखिल कर व्हाट्सएप की निजता नीति को भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी है। कहा है कि व्हाट्सएप का फेसबुक के साथ डाटा साझा करना प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन है। यह मामला गुरुवार को जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिल बोस, हरिकेश राय और सीटी रवि कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए गया था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई फिलहाल टालने का अनुरोध किया। कहा कि सरकार इस मामले में कानून लाने की तैयारी कर रही है। हो सकता है कानून आने के बाद याचिकाकर्ताओं की शिकायत दूर हो जाए। मेहता ने कहा कि इस मामले में केंद्र की नीति स्पष्ट है। भारतीय यूजरों के साथ दुनिया के अन्य उपयोगकर्ताओं की तुलना में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नीति व्हाट्सएप केंद्रित नहीं हो सकती है या नागरिक केंद्रित होनी चाहिए। व्हाट्सएप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी मेहता से सहमति जताई। व्हाट्सएप ने यूरोपीय संघ के अलग अलग निजता नीति बना रखी है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत व ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख ने हिंद प्रशांत क्षेत्र पर की बातचीत। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के वाइस एडमिरल मार्क हैमंड समेत अन्य सैन्य अधिकारियों से बात की है। दोनों सैन्य अफसरों ने मौजूदा नौसैनिक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की है। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की नौसेनाओं की साझेदारी को और सशक्त बनाने पर विचार विमर्श किया है। एडमिरल कुमार ने लगभग 10 महीने पहले नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। एडमिरल आर हरि कुमार ने HSS
RAS पेंगुइन की RAN प्रतिष्ठानों और हाइड्रोग्राफिक स्कूल का दौरा किया। भारतीय नौसेना की ओर से बताया गया कि एडमिरल कुमार ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के उप प्रमुख वाइस एडमिरल डेविस जॉनसन, रक्षा मंत्री ग्रेग मैरिटियार्टी और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल रॉबर्ट चिम्पन के साथ मुलाकात की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। विज्ञानी अनिल कुमार चुने गए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ विज्ञानी अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। वह इस समय इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इसरो ने ट्वीट किया कि यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो के प्रयासों को दी गई मान्यता है। इसरो इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में लगातार मदद कर रहा है। विज्ञानियों के बीच संवाद बढ़ाने और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए 1951 में गैर सरकारी संगठन के रूप में IAF स्थापित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्र का अगला लक्ष्य कचरा मुक्त शहर। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि गांव-गांव में शौचालय बनाने के बाद केंद्र सरकार का अगला लक्ष्य शहरों को कचरे से मुक्ति दिलाना है। इसके लिए 1000 से अधिक डंपिंग साइटों को ठीक करने के लिए 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें 16 करोड़ टन कचरे का निस्तारण किया जा सकेगा। हरदीप पुरी ने गुरुवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय स्वच्छ शहर संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पुरी ने कहा कि 16 करोड़ टन कचरा जमा करने के लिए लगभग 15,000 एकड़ भूमि का इस्तेमाल हो रहा है। देश में शहरी स्थानीय निकायों की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता 2014 में केवल 18% थी, जो बढ़कर वर्तमान में 73% हो गई है। जल्द से जल्द इसे 100% तक पहुंचाने की योजना है। कार्यक्रम में देश भर में नगर निगमों के आयुक्त और कचरा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों व स्वयंसेवी संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि जमाकर्ताओं को लुभाने के लिए बैंकों को मिल सकती है कई तरह की सहूलियतें। शुक्रवार को घोषित होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में यह तो तय लग रहा है कि RBI गवर्नर फिर रेपो रेट बढ़ाएंगे। हालांकि बैंकों के सामने दूसरी समस्या है। समस्या यह है कि एक तरफ कर्ज की दरें बढ़ने के बावजूद कर्ज लेने की रफ्तार कम नहीं हो रही है, दूसरी तरफ बैंकों में रकम जमा करने की रफ्तार बहुत नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में RBI की तरफ से जमा स्कीमों को आकर्षित बनाने के लिए बैंकों को कुछ अतिरिक्त सहूलियतें देने की संभावना है। RBI की रिपोर्ट है कि सितंबर 2022 के पहले हफ्ते तक देश के बैंकिंग सेक्टर से कर्ज लेने की रफ्तार 16.2% रही है, जबकि जमा राशि में सिर्फ 9.5% की वृद्धि हुई है। इस दौरान बैंकों की तरफ से सामान्य तौर पर खुदरा कर्ज की दरों में 0.8% का इजाफा किया गया है, जबकि जमा दरों में औसतन 0.5% 50% का इजाफा किया गया है। जमा स्कीमों के तहत ज्यादा फंड नहीं होने से ही बैंकों को बाहर से फंड जुटाना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए, जो साइप्रस मिस्त्री हैं, जो टाटा सन्स के चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन, उनकी जब कार दुर्घटना में मृत्यु हुई थी तो जो कार हैं उनको अभी तक 4 एयरबैग आते हैं, उसको 6 एयरबैग करने का प्रावधान लाया जा रहा था, लेकिन इसको 1 साल के लिए टाल दिया गया है। सरकार ने यात्री कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव फिलहाल 1 साल के लिए टाल दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पैसेंजर कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। इससे पहले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 8 सीट वाले वाहनों में सरकार ने 6 एयरबैग लगाने अनिवार्य किया था। यह आदेश 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होना था। सरकार ने कर्ज जुटाने का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए घटाया। सरकार ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष के लिए बाजार उधारी लक्ष्य में 10,000 करोड़ रुपए की कमी की है। यह बताता है कि कर संग्रह में अच्छी तेजी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही यानी कि अक्टूबर मार्च के दौरान कुल 5.92 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसमें
16,000 करोड़ रुपए का पहला सरकारी हरित बॉन्ड जारी करना शामिल है। सरकार ने बजट में 2022-23 में कुल 14.31 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान रखा था। अब सरकार ने 14.21 लाख करोड़ रुपए जुटाने का निर्णय किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर। नवाचार की दुनिया में भारत लगातार लोहा मनवा रहा है। वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल 46वें पायदान पर था। वर्ष 2015 में इनोवेशन रैंकिंग में भारत 81वें स्थान पर था। सबसे बड़ी बात है कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस ग्रुप में दुनिया के 36 देशों को शामिल किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हर साल जारी करती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले, अमेरिका दूसरे, तो स्वीडन तीसरे स्थान पर है। चीन 11वें स्थान पर है और अपर मिडिल इनकम ग्रुप वाले देशों में चीन पहले स्थान पर है। ये देख रहे हैं आप, रैंकिंग में पहले जो 10 देश हैं उसमें सबसे पहले है स्विट्जरलैंड, फिर है अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क। पहली तिमाही में चालू खाते का घाटा बढ़कर जीडीपी के 2.8% पर। देश का चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में बढ़कर 23.9 अरब डॉलर रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है। मुख्य रूप से व्यापार घाटा बढ़ने से चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है। चालू खाते का घाटा भुगतान संतुलन की स्थिति को बताने वाला प्रमुख संकेतक है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की जनवरी मार्च तिमाही में चालू खाते का घाटा 13.5 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.5% था। 2021-22 की पहली तिमाही में देश का चालू खाते का अधिशेष 6.6 अरब डॉलर का था, जो जीडीपी का 0.9% है। आरबीआई ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में चालू खाते का घाटा बढ़ने का कारण वस्तु व्यापार घाटे का बढ़ना और शुद्ध रूप से निवेश आय भुगतान अधिक होना है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिकी सीनेट में ग्रीन कार्ड संशोधन बिल पेश। अमेरिकी सीनेट में 4 वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सेनेटरों ने बुधवार को ग्रीन कार्ड वीज़ा को लेकर आव्रजन कानून नवीनीकरण विधेयक पेश किया है। इससे कानूनी रूप धारण करने पर भारत समेत 80 लाख प्रवासियों के ग्रीन कार्ड पाने का सपना पूरा हो सकेगा, जिसमें H-1B वीज़ा व लंबी अवधि वीज़ा धारक शामिल हैं। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका में लगातार रह रहे प्रवासियों को आवेदन करने पर स्थायी निवास का अधिकार मिल सकेगा। आप्रवासन नवीकरण विधेयक को बुधवार को डेमोक्रेट सेनेटर एलेक्स पॉडिला ने पेश किया। बिल पेश करने वाले अन्य 3 सेनेटरों में एलिजाबेथ वॉरेन, वेरेन ने लुजैक और डिक डर्बिन शामिल हैं। तो ये आज का यानी 30 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।